हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार डेली स्टोरी में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने इकोनॉमी की सीरीज शुरू की हुई है और इस इकोनॉमी की सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी आपके क्वेरीज होती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको कमेंट बॉक्स में या हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर हम लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम आपका मैक्सिमम बेनिफिट आप तो पहुंचा सके या हमारा कंटेंट आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारे कल के बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के कुछ पॉइंट रह गए थे, उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ मूव करेंगे। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड क्या होता है? स्विफ्ट कोड तो ये 8 या 11 कैरेक्टर का एक 11 कैरेक्टर होते हैं इसमें, 8 या 11, जिसके पहले 4 कैरेक्टर आपके बैंक कोड को बताते हैं। फर्स्ट 4 कैरेक्टर बैंक कोड को बताते हैं, अगले 2 कैरेक्टर आपके कंट्री को बताते हैं। अगले 2 कैरेक्टर आपके कंट्री को बताएंगे कि भाई आप किस कंट्री से हो। इसके बाद अगले जो 2 लेटर है वो सिटी कोड को बताएंगे और लास्ट के 3 जो लेटर है वो ब्रांच कोड को बताएंगे। इस वजह से यहाँ पे लिखा है ऑप्शनल, इसी वजह से कभी 8 हो जाता है तो 11 हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज द रीजन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात देखते हैं अपनी, तो नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, किसके द्वारा बनाया गया है? एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। किस चीज के लिए? फॉर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम क्या होती है? पहले क्या होता था, जैसे आपको सब्सिडी मिलती थी, तो अब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम में क्या होगा कि वो सब्सिडी आपके डायरेक्ट किस में जाएगी? वो सब्सिडी आपके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगी। अब यहाँ पे देखो, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, जो भारत के नहीं रहने वाले हैं, एक्सटर्नल अकाउंट है। मनी हेल्ड इन इंडियन रुपीज, फंड हेल्ड इन दिस अकाउंट कैन बी फ्रीली सेंड टू अदर कंट्री। तो इसके अंदर जो रखा हुआ है आपका, वो क्या किया जा सकता है? दूसरे कंट्री में भी क्या किया जा सकता है? फ्रीली उसको सेंड किया जा सकता है। इंटरेस्ट अर्न ऑन फ्रॉम एन एनआरआई अकाउंट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। और अगर कोई एनआरआई को जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो क्या होगा? वो टैक्स से फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज देखें, इट कैन जॉइंटली हेल्ड बाय मोर देन 1 नॉन रेजिडेंशियल। टू द अगर कोई आपका नॉन रेजिडेंशियल इंडिया में वापस आ जाता है और भारत का रेजिडेंट बन जाता है, तो जो उसका एनआरआई जो अकाउंट है उसको वो एक रेगुलर रेजिडेंट अकाउंट में चेंज करना पड़ेगा। रेगुलर रेजिडेंट अकाउंट में उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अगर वो क्या करता है, वो भारत में आ जाता है, क्योंकि पहले वो बाहर रहता था तो तब दूसरे तरह की था उसका अकाउंट, और अब उसको भारत में आ गया तो अब वो दूसरे तरह का उसका अकाउंट उसको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट चीज देखते हैं आपका नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो मनी इन इंडियन रुपी, अगर जो मनी है वो इंडियन रुपी में, कैन बी सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट हो सकता है, फिक्स टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं, कैन बी ओपन्ड बाय एनआरआई, कोई जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है उसके द्वारा, और पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसके द्वारा भी ये खोला जा सकता है। फंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम
NRO अकाउंट टू द NRE अकाउंट। तो नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट से जो NRE जो अकाउंट है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनके अकाउंट में इसको भेजा जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन NRO अकाउंट इज टैक्सेबल। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि अगर NRO अकाउंट है, NRO अकाउंट है तो वो टैक्सेबल है, लेकिन अगर NRI अकाउंट है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है। तो इंटरेस्ट अर्न ऑन NRO account is taxable at 30% according to the Income Tax Act of 1961। 1961, ठीक है, ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट आ गया द बॉटम लाइन। द बॉटम लाइन, नेक्स्ट चीज हम देख लेते हैं, फॉर FCNR अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके, इफ यू आर NRI एंड विश टू मेंटेन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन इंडिया, आप एक NRI हो, नॉन रेजिडिंग इंडियंस हो, भारत में नहीं रहते, और आप भारत में अकाउंट खोलना चाहते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर एन FCNR अकाउंट। तो अगर आपको कैसा अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो उस केस में आपको FCNR अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है, दैट अलाउ यू टू सेव मनी एंड अर्न ओवरसीज इन फॉरेन करेंसी, जिसके कारण, ठीक है, आप क्या करोगे, मनी अर्न कर लोगे इसमें फॉरेन अकाउंट। चलिए, इट इज अ टर्म डिपॉजिट एंड इट्स इज अ टर्म डिपॉजिट नॉट अ सेविंग अकाउंट, ठीक है, ये एक क्या है, ये एक टर्म डिपॉजिट है, कोई सेविंग आपका ये अकाउंट नहीं है। प्रीमैच्योर विड्रॉल इज अलाउड बट विदाउट एनी इंटरेस्ट, अगर आप टाइम से पहले निकाल लेते हो पैसे को तो वो अलाउड है, लेकिन उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ड्यूरेशन शुड एटलीस्ट 1 ईयर, अगर आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए तो कम से कम 1 साल तक आपको यहाँ पर पैसे रखना जरूरी है, ठीक है, 1 साल तक पैसे रखना यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, इंटरेस्ट यू अर्न ऑन दिस अकाउंट इज टैक्स फ्री, और इस पर भी जो इंटरेस्ट आएगा वो भी क्या है, वो भी आपका टैक्स फ्री है। FCNR डिपॉजिट इज मोस्टली बैंक, तो यहाँ पे देखो किस 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 करेंसी में आप ये कर सकते हो, तो US डॉलर, पाउंड, यूरो, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर, इनमें आपका FCNR अकाउंट में इनमें आपका पैसा जमा हो सकता है। अब हम टाइप ऑफ बैंकिंग देखते हैं, एक होता है ओवरसीज बैंकिंग। ओवरसीज बैंकिंग, इफ अ डोमेस्टिक बैंक इज वर्किंग अब्रॉड विद इट्स मैनी ब्रांचेस, यदि कोई डोमेस्टिक बैंक अगर एब्रोड में काम कर रहा है विद इट्स मैनी ब्रांचेस, और उसकी वहां पर बहुत सारे ब्रांचेज है, उसको ओवरसीज कहते हैं। तो ओवरसीज वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा, ओवरसीज मतलब आपका जब एब्रोड में काम कर रहा है कोई बैंक विद मैनी ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचों के साथ, वो कहलाता है ओवरसीज बैंक। एक होता है मर्चेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइस सर्विस फॉर लार्ज कॉरपोरेशन एंड वेल्दी कस्टमर्स और इंडिविजुअल्स, जब आपका काम हो फाइनेंशियल एडवाइस देना, सामने वाले को समझाना कि भाई तुम ऐसे ऐसे पैसा लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा, वो चीज कहलाती है आपकी मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकिंग में सामने वाला क्या करता है, मर्चेंट बैंकिंग में सामने वाला एडवाइस देता है। नेक्स्ट है डोर टू डोर बैंकिंग, बैंकिंग एट द डोर स्टेप ऑफ अ कॉमन मैन, जब किसी एक कॉमन मैन व्यक्ति को उसके डोर पर ही, यानी कि उसके घर पर ही जब क्या कराई जाती है, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, वो कहलाता है डोर टू डोर बैंकिंग। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग, ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग, यूनिवर्सल मतलब जो सबको समेटने वाली, तो आपका ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग
क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकिंग, सेविंग लोन। तो वो बैंक जो सारे काम करता हो। कौन कौन से? क्रेडिट कार्ड इशू करना, इसके अलावा आपका इंश्योरेंस देना, इसके अलावा म्यूचुअल फंड, इसके अलावा मर्चेंट बैंकिंग यानी कि सामने वाले को सलाह भी देना, इसके अलावा आपका लोन देना, सेविंग करना। अगर ये सारी चीजें कोई बैंक करता है तो वो कहलाता है यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक है, तो यूनिवर्सल बैंकिंग याद रहेगी ना। यूनिवर्सल बैंकिंग मींस वो बैंक जो सारे काम करता हो। ठीक है, वो बैंक जो सारे काम करता हो वो क्या कहलाता है? आपका यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कमिटी ऑन यूनिवर्सल बैंकिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू मार्क दिस वन, you have to mark this one. What is the committee on universal banking? तो यूनिवर्सल बैंकिंग से जुड़ी हुई कमेटी का नाम, तो यूनिवर्सल बैंकिंग से जुड़ी हुई कमेटी का नाम है आपका क्या? शाहजमल गोपीनाथ। ठीक है, गोपीनाथ वर्ड याद रखोगे तो उससे भी आपका ये चीज आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपने? शाहजमल गोपीनाथ, शाहजमल गोपीनाथ। ठीक है, शाहजमल गोपीनाथ कमेटी जुड़ी हुई है किससे? यूनिवर्सल बैंकिंग से। और क्या होती है यूनिवर्सल बैंकिंग? यूनिवर्सल बैंकिंग होती है जब सामने वाला सारी सर्विस प्रोवाइड कराता है, इंक्लूडिंग आपका क्रेडिट कार्ड इशू करना, मर्चेंट फैसिलिटी यानी कि एडवाइस देना, इसके अलावा आपका इंश्योरेंस की फैसिलिटी देना, इसके अलावा म्यूचुअल फंड देना, तो बाकी बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड कराना, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका यूनिवर्सल बैंकिंग। और यूनिवर्सल बैंकिंग से कौन सी कमेटी जुड़ी हुई है? शाहजमल गोपीनाथ, शाहजमल गोपीनाथ। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, वर्चुअल बैंकिंग। तो आजकल ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता होगा, वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग तो क्या होता है? वर्चुअल, जो सामने ना दिखे। ठीक है, जो चीज सामने नहीं दिखती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल बैंकिंग मींस कैरिंग आउट बैंकिंग एक्टिविटीज विदाउट विजिटिंग अ बैंक ब्रांच। आप बैंक ब्रांच तक घूमने नहीं गए। ठीक है, अभी आप क्या नहीं गए? बैंक तक घूमने नहीं गए। ठीक है, और आपकी जो बैंकिंग की जो आपको करना था वो सुविधाएं आपको मिल गई, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका वर्चुअल बैंकिंग। अच्छा, वर्चुअल बैंकिंग में क्या कैसे कैसे हो सकती है वर्चुअल बैंकिंग? वर्चुअल बैंकिंग हो सकती है इंक्लूड टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन पर ही आपने क्या कर ली? बैंकिंग कर ली, वो कहलाएगी आपकी वर्चुअल बैंकिंग। ठीक है, अगर कोई बैंकिंग आपने टेलीफोन पर ही कर ली वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी वर्चुअल बैंकिंग। ठीक है, वो कहलाएगी क्या? वर्चुअल बैंकिंग। इसके अलावा इसमें एक होती है ऑनलाइन बैंकिंग, जिस तरह की हम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक आपकी होती है एटीएम। ठीक है, एटीएम से जो हम पैसे निकालते हैं या डालते हैं तो वो सारे किस में आता है? आपका वर्चुअल बैंकिंग में आता है। तो वर्चुअल बैंकिंग का बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका इतना है कि आप बैंक में नहीं गए, आप बैंक में नहीं गए और आपने क्या कर लिया? बिना बैंक में जाए आपने अपनी मॉनेटरी जो आपकी जरूरत थी वो आपने कर ली, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका वर्चुअल बैंकिंग। नेक्स्ट होता है आपका नैरो बैंकिंग। व्हेन अ बैंक प्लेस इट्स फंड ओनली इन। ठीक है, जब कोई बैंक, ठीक है, तो जब वो एसेट्स के रूप में रखता है तो वो क्या कहलाता है आपका? फ्री एसेट्स के रूप में कोई बैंक रखता है तो वो कहलाता है नैरो बैंकिंग। ठीक है, क्या कहलाता है वो? नैरो बैंकिंग। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग। इंपॉर्टेंट है, एसएससी में कुछ साल पहले आया भी था। तो बेसिकली क्या है, जो इस्लामिक बैंकिंग में क्या है, जो शरीयत जो लॉ है वो ये कहता है कि आप ना, ठीक है, शरीयत लॉ प्रोहिबिट करता है किस चीज को? एक्सेप्टेंस और गिविंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि आप क्या करोगे? आप ना तो ब्याज लोगे और ना ब्याज दोगे। ठीक है, जो आपकी शरीयत है
जो इस्लामिक कानून है वो ये कहता है कि आपको ब्याज ना तो लेना है ना देना है। अब फिर इस्लामिक बैंकिंग कैसे होती है? शेयरिंग पे होती है, ये कीवर्ड है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्या करते हैं, जैसे उन्होंने बैंकिंग की पूरी एक्टिविटी करी और उससे जो इनको प्रॉफिट हुआ वो बट गया सब में, और जो लॉस हुआ वो सब में बट गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है इस्लामिक बैंकिंग। तो क्या इस्लामिक बैंकिंग? जब लॉस एंड प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। ठीक है, व्हेन द लॉस एंड प्रॉफिट इज शेयर अमंग द पीपल, देन दैट इज कॉल्ड द इस्लामिक बैंकिंग। तो आई होप आपको इस्लामिक बैंकिंग समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि जो शरीयत लॉ है वो प्रोविड करता है कि आप क्या करोगे, ना किसी से इंटरेस्ट लोगे ना किसी को इंटरेस्ट दोगे। तो इस वजह से इसमें क्या होता है कि ये देश क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो सब में बढ़ जाता है और जो लॉस होता है वो भी सब में बट जाता है। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, KYC। तो आपने सुना ही होगा अक्सर KYC। तो KYC मतलब नो योर कस्टमर। तो एक तो अपनी KYC की आप फुल फॉर्म ही याद कर लो, क्योंकि सिंपल सिंपल से फुल फॉर्म आ जाती है। यूपीपीसीएस में फुल फॉर्म आई थी किसकी? CUET। CUET की मतलब फुल फॉर्म दे रखी थी और पूछा था कि जो कॉमन अब की बार जो यूनिवर्सिटी टेस्ट होगा उसका क्या नाम रखा गया है, तो उसका नाम CUET रखा गया था। ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर भी हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे KYC भी पूछ ले। ठीक है, तो याद रखना है KYC मतलब नो योर कस्टमर। तो KYC एनेबल बैंक टू नो, अंडरस्टैंड कस्टमर एंड देयर फाइनल डीलिंग टू एबल टू सर्व देम बेटर। तो जो KYC एनेबल बैंक होते हैं वो अपने कस्टमर को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी फाइनेंशियल डीलिंग को जानने की कोशिश करते हैं ताकि उनको अच्छे से सर्व कर सके। बेसिक टूल टू कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि KYC बेसिकली KYC कराने का पीछे उद्देश्य क्या है? तो KYC कराने का पीछे उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग है कि ये व्यक्ति किसको पैसे दे रहा है तो वो चीज आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर मतलब वो चीज क्या हो जाए, वो काउंट हो जाए। ठीक है, ये होता है आपका KYC का फंडा। ठीक है, KYC का फंडा क्या होता है आपका कि भाई नो योर कस्टमर, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग पर कंट्रोल किया जा सके। इन KYC इंफॉर्मेशन कलेक्ट, KYC में आप कैसे करा सकते हो? फोटो से, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी से एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस से। नेक्स्ट है आपका स्विफ्ट। और स्विफ्ट ना बहुत मुद्दे में आ गया था, क्यों? क्योंकि जो रशिया थी, जब यूक्रेन और रशिया का कानून चला तो स्विफ्ट के तहत रशिया में पैसे भेजना या डालना बैन कर दिया गया था। तो आने वाले एग्जाम में आपसे स्विफ्ट पूछ लिया जाए तो आपको ना चौंकना नहीं है, क्योंकि आपने डेली स्टोरी से इकोनॉमिक्स की सीरीज की हुई है। तो हम वो चीजें बताते हैं आपको जो आपके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। आजकल क्वेश्चन कैसे आते हैं? करंट अफेयर बेस आते हैं, और हम सोचते हैं इतना करंट अफेयर कैसे पढ़े। तो होता क्या, करंट अफेयर से स्टैटिक जीके आती है। करंट अफेयर से स्टैटिक जीके, सिर्फ स्टैटिक जीके नहीं आती अब एग्जाम में, करंट अफेयर से स्टैटिक जीके आती है। तो आपके एग्जाम में अगर स्विफ्ट आ जाए तो याद रखना है स्विफ्ट का क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसको 1973 में सेटअप किया गया था और बेल्जियम में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। तो अब ये चर्चा में क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, क्या कर दिया गया था, रशिया को स्विफ्ट के तहत पैसे का लेन देन बंद कर दिया गया था। तो इस वजह से ये चर्चा में था। ठीक है, इस वजह से क्या था, ये चर्चा में था। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्विफ्ट क्या है? इट प्रोवाइड अ नेटवर्क दैट अनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, मिल जाती है। और ये क्या करता है, सिक्योर है, स्टैंडर्डाइज्ड है और रिलायबल इन्वायरमेंट है। स्विफ्ट में देखो या तो 8 कैरेक्टर होते हैं 11, पहले 4 किसको बताते हैं, बैंक कोड,
दूसरे कंट्री कोड, अगले 2 सिटी कोड और लास्ट के 3 आपके ब्रांच कोड, जो आपका ऑप्शनल मतलब, ठीक है, ऑप्शनल मतलब कि भाई ये जरूरी नहीं होता, ठीक है, आप अपनी मर्जी से भर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो आप बैंक फी चार्ज टू अ मर्चेंट फॉर टेकिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। तो होता क्या है, एक बैंक चार्ज लेता है, ठीक है, किससे, मर्चेंट से, ठीक है, किससे, फॉर टेकिंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट। इसको ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, जो एक बैंक चार्ज करता है, ठीक है, एक बैंक जो चार्ज करता है ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका ट्रांजैक्शंस डिस्काउंट रेट या मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है। अब ये किसके लोन देता है, नाम से पता चल गया होगा आपको, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। कब बना था, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को ये बना था, 12 जुलाई 1982 को ये बना था। और किसकी रिकमेंडेशन पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ग्राफिक सेटअप बाय, ग्राफिक ने कमेटी होगा, सेटअप बाय द आरबीआई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी शिवरमन। तो जो एक आपकी कमेटी सेटअप की गई थी, किसके अंडर में, बी शिवरमन के अंडर में कमेटी सेटअप की गई थी, ठीक है। तो उसमें क्या किया था, बी शिवरमन आपने याद रखना है, नाबार्ड से जुड़ी हुई कमेटी कौन सी है, बी शिवरमन। बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्या हुआ था, नाबार्ड सेटअप किया गया था, ठीक है। नहीं देखो, ये ग्राफिक कार्ड ही है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इतना बड़ा नाम नहीं याद रखना आपको, आपको याद रखना है नाबार्ड किस चीज को लोन देता है, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो आपने याद क्या बोलोगे इसमें, इसमें आप बोलोगे कि भाई इसमें आप बोलोगे कि ये जो लोन देता है, ये आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देता है, बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये बना था, 12 जुलाई 1982 को ये बना था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नाबार्ड, अब फिर पूछे कि नाबार्ड का मालिक कौन है, मतलब ओनरशिप किसके पास है, तो नाबार्ड इज करंटली फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसकी कुछ सब्सिडरीज भी है, जैसे नैबकॉन यानी कि नाबार्ड कंसल्टेंसी, होली ओन सब्सिडरीज ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की ये सब्सिडरीज है। और ये क्या काम करता है, कंसल्टेंसी करता है, यानी कि आप कंसल्ट कर सकते हो, सलाह ले सकते हो, किस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में, इसके अलावा आपका अलाइड एरिया जो है उनके फील्ड में आप क्या कर सकते हो, नैबकॉन से सलाह ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज देखें, रीजनल रूरल बैंक, तो रीजनल रूरल बैंक आपके 2 अक्टूबर 1975 को सेटअप किए गए थे, किसकी रिकमेंडेशन पर, नरसिम्हन कमेटी। तो वहां पे क्या था, बी शिवरमन, बी शिवरमन की कमेटी की रिकमेंडेशन पर बने थे नाबार्ड, और ये बने थे आपके किसकी रिकमेंडेशन पर, ये बने थे आपके नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर बने थे रीजनल रूरल बैंक। तो शुरुआत में 5 आरआरबी बने थे, और पहला आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कहाँ बना था, तो पहला रीजनल रूरल बैंक बना था आपके मुरादाबाद में, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। कहाँ बना था पहला, पहला बना था आपका मुरादाबाद में, ठीक है। फर्स्ट बना था आपका कहाँ पर, मुरादाबाद में। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है।
फिर सेकंड गोरखपुर यूपी, फिर भिवानी हरियाणा, जयपुर राजस्थान, ठीक है, मालदा वेस्ट बंगाल में फिर नेक्स्ट आपका आरआरबी बना था। तो गिव मी द 1 minute, आई एम चेंजिंग द स्लाइड, टिल देन रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। यस दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि जो पहला आरआरबी था वो मुरादाबाद में बना था, और अगर नाम पूछे तो प्रथम बैंक, ठीक है, बैंक का नाम ये प्रथम था और इसका नाम भी क्या था, प्रथम बैंक था, ठीक है। तो प्रथम बैंक क्या था, भारत का फर्स्ट आरआरबी था, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत के पहले आरआरबी का नाम बताओ तो आप क्या बोलोगे, प्रथम बैंक, ठीक है। कब स्टैब्लिश हुआ था ये, 2 अक्टूबर 1975। हेड ऑफिस कहाँ थी, हेड ऑफिस इस बैंक की थी मुरादाबाद में, ठीक है। हेड ऑफिस इस बैंक की कहाँ थी, मुरादाबाद में, ठीक है। स्पॉन्सर्ड बाई, अब ये भी पूछ लेते हैं अगर और डीप में जाना हुआ, ठीक है, कि भाई स्पॉन्सर्ड किसने किया हुआ था, तो स्पॉन्सर्ड किया था इसको किसने, आपका सिंडिकेट बैंक ने, ठीक है। और फिलहाल ये पीएनबी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। भारत गवर्नमेंट के कितने शेयर है, 35%, स्टेट गवर्नमेंट के कितने शेयर, 15%, और स्पॉन्सर बैंक के 35। तो होता क्या है, जिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आरआरबी सेटअप होते हैं, जैसे मान के चलो यूपी में कोई आरआरबी सेटअप है, तो 15% जो शेयर होंगे इस बैंक के वो यूपी गवर्नमेंट के पास होंगे, 35% होंगे आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जो 35% है वो रहते हैं किसके पास, वो रहते हैं स्पॉन्सर्ड बैंक, जो बैंक उसको मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। जैसे देखो हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम की ना प्रायोरिटी रहती है, आपके पास दो है, एक ऑरेंज रखा हुआ है, एक एप्पल रखा हुआ है, तो आपकी ना प्रायोरिटी है कि आप एप्पल खाओगे कि ऑरेंज खाओगे, ठीक है। तो आप किसको प्रायोरिटी देते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ऐसे ही भारत में एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और ये सोशलिज्म से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि जब कोई बैंक लोन देने जा रहा है ना, तो वो सबसे पहले हिस्सा किसको मिलेगा, इन चीजों को मिलना है, इन डिपार्टमेंट को मिलना है, इन फील्ड को मिलना है। जैसे होता क्या है, हमारे घरों में छोटा बच्चा होता है, ठीक है, हमारे घरों में छोटा बच्चा होता है, और अगर उसको किसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, अगर मान के चलो घर में कोई फ्रूट आया, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी बड़ा ना पहले खुद नहीं खाएगा, बच्चों को देगा, और बच्चों के बाद फिर किसी और को, फिर किसी और को, ठीक है। तो वो कहलाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, वो कहलाता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी कि आपकी पहली प्रेफरेंस किसको है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्या है, आरबीआई गिव रोल टू बैंक टू प्रोवाइड स्पेसिफाइड पोर्शंस ऑफ द बैंक लैंडिंग टू फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर, यानी कि जो वो लैंडिंग कर रहे हैं उसका कुछ फिक्स कॉलम आपका फिक्स स्पेसिफिक सेक्टर को ही देना है। कौन कौन से उसमें स्पेसिफिक सेक्टर, एक आपकी एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि कृषि, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, ठीक है। इसके अलावा आपकी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कैटेगरीज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन सी है, एग्रीकल्चर है, एमएसएमई, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइजेस। इसके अलावा
एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई, इसके अलावा हाउसिंग सेक्टर से जुड़ी हुई, इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जो सेक्टर है उनको, वो किस में आते हैं, आपके प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब जब कोई बैंक लोन देने जा रहा है तो उसको ध्यान किसका रखना है, किसको पहली प्रायोरिटी देनी है, किसको सबसे ज्यादा लोन देना है, वो कहलाता है आपका PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं है। तो बेसिकली आप क्या रखोगे, आप ये चीज ध्यान रखोगे कि कोई भी बड़ा आपका इसमें इंक्लूड नहीं होना। ठीक है, कोई भी आपका क्या नहीं होना, आपका जो बड़ा है, या जैसे मान के चलो इसमें लिखेगा बिग बिग बिजनेस हाउसेस, तो याद रखना बिग बिजनेस हाउसेस को PSL में कभी भी नहीं जोड़ना, बड़े व्यापारी को नहीं जोड़ना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने छोटे छोटे चीजों को जोड़ना है। ठीक है, छोटे छोटे जो आपके हैं उनको PSL के तहत आपने जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, जब कोई बैंक लोन देने जा रहा है तो वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको रखेगा। ठीक है, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको रखेगा, किसको वो कोशिश करेगा कि मुझे इसको सबसे पहले लोन देना है, वो कहलाता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब जब कोई बैंक लोन देने जा रहा है तो उसकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, सबसे पहले वो किसे लोन देगा, वो कहलाता है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। चलिए, इसके अलावा हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, MSME की फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसकी फुल फॉर्म होती है, MSME की फुल फॉर्म होती है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो में क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, वो आपका 1 करोड़ से कम का होना चाहिए। ठीक है, जो ये पूरा नाम है ना MSME, तो इसमें माइक्रो उस फैक्ट्री को बोलेंगे जिसका टर्नओवर आपका, सॉरी, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम का लगा हो, और जो आपका टर्नओवर है वो आपका 5 करोड़ से कम का हो, तो 1-5। ठीक है, 1-5 से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का और टर्नओवर 5 करोड़ तक का, वो आता है आपका MSME की कैटेगरी में। अगर हम बात करें स्मॉल, तो इन्वेस्टमेंट जो हो आपका 10 करोड़ से कम का हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो 10 करोड़ से कम का, और आपका टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़ से कम का। तो 1-5 था उधर, अब की बार हो गया 10-50। इसके अलावा अगर हम बात करें मीडियम, तो मीडियम किसको बोलेंगे, ऐसी कंपनियां जिनका इन्वेस्टमेंट आपका 50 करोड़ तक का हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो 50 करोड़ तक का, और टर्नओवर हो आपका 2500 करोड़ तक का। ठीक है, तो जिन कंपनियों के इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 2500 करोड़ तक के होते हैं, वो आते हैं किस कैटेगरी में, वो आते हैं मीडियम की कैटेगरी में। ठीक है, वो आते हैं मीडियम की कैटेगरी में। इसके अलावा हम नेक्स्ट देख लेते हैं डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, तो इसमें कौन कौन से आ गए आपके, RSB, PSB, पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, और फॉरेन बैंक विद मोर देन 20 ब्रांचेस, वो आते हैं आपके डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। जो आपके जो RBI एक्ट है 1934 का, उसकी शेड्यूल सेकंड में है, उसको हमारे यहाँ का क्या कहा जाता है, शेड्यूल्ड बैंक
कहा जाता है। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं टारगेट फाइनेंसिंग। देखो, जैसे हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देखा था कि जब कोई बैंक लोन देने जा रहा है तो उसमें उसको क्या करना है कि इन सेक्टर पे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, इन सेक्टर पे ज्यादा फोकस रखना है लोन देते टाइम। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही आपकी टारगेट फाइनेंसिंग होती है। टारगेट फाइनेंसिंग में भी किसी बैंक के को ना पहले से ही टारगेट दे दिए जाते हैं कि जब आप अपनी फाइनेंसिंग करोगे, लोन दोगे, तो आपको क्या करना है, इन्हीं को प्रायोरिटी देनी है। तो इसमें क्या है, 40%, ठीक है, जैसे टारगेट फाइनेंसिंग है 40% की, 40% की, इस 40% में से 18% आपका फाइनेंस किसको जाना चाहिए, फार्मर को, और 7.5% जाना चाहिए आपका किसको, माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ठीक है, जो आपकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां। इसके अलावा जो 12% है, 12% जाना चाहिए आपका वीकर सेक्टर को, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है उसको, और फिर 2.5 आपका चला जाएगा किसको, PSLV। ठीक है, जो आपके पब्लिक जो PSUs हैं, ठीक है, उनको चला जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपका टारगेट फाइनेंसिंग में क्या होता है, पहले से टारगेट फिक्स होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि बैंकों की टारगेट फाइनेंसिंग कितनी सेट होती है, तो 40% पहले से सेट होती है। और जिसमें सबसे बड़ा शेयर पूछे कि सबसे बड़ा शेयर किसका होता है, तो सबसे बड़ा शेयर होता है फार्मर का, 18% का। ठीक है, किसका होता है सबसे बड़ा शेयर, फार्मर का, कितना, 18%। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, हाउसिंग सेक्टर लोन। तो हाउसिंग सेक्टर लोन अप टू 35 lakh in metropolitans and up to 25 lakh in other center for construction of dwelling unit per family, provided the overall cost of dwelling unit in metropolitan center and other center does not 45 lakh and 30 lakh respectively। तो हाउसिंग सेक्टर में क्या होता है कि पहले से ना ये क्राइटेरिया फिक्स होता है कि 45 लाख तक का लोन देना है आपने इसमें शहरों में, और 30 लाख तक का आपको देना है आपके छोटे शहरों के अलावा छोटे जो आपके सिटीज होते हैं, छोटे शहर होते हैं, या जो आपके ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर। ऐसे क्या है आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो किसको हम बोलेंगे स्मॉल एंड मार्जिनल, तो बेसिकली एक जिस फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से, ठीक है, जिस फार्मर के पास 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, वो आपके कहलाते हैं क्या, वो कहलाते हैं मार्जिनल। ठीक है, जिन फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है वो कहलाते हैं आपके मार्जिनल, और जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जमीन होती है वो कहलाते हैं आपके स्मॉल फार्मर। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके स्मॉल फार्मर। तो जिनके पास 1 हेक्टेयर तक जमीन वो आपके मार्जिनल, और 1 हेक्टेयर से आपके 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले स्मॉल, और इससे बड़े वाले आपके लार्ज फार्मर कहलाते हैं। तो जो PM सम्मान निधि योजना है जिसमें 6,000 रुपए मिलते हैं, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त में, तो उसमें क्या है आपका 2 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। यानी कि जब आपके एग्जाम में आए तो ये चीज आपने याद रखनी है कि उसमें मार्जिनल और स्मॉल इंक्लूड है। ठीक है, उसमें लार्ज फार्मर को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो होता क्या है कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर के हिसाब से आपको लोन देना है, आपकी लोन की प्रायोरिटी सेट है कि इस सेक्टर को आप ज्यादा लोन दोगे और इस सेक्टर को आप ज्यादा लोन दोगे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हर बैंक को ना क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो क्या हो, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन देने को लेकर और प्रेरित हो। तो पर्पस टू एनेबल बैंक टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट, ताकि जब उनको हम उत्साहित करेंगे तो वो क्या करे, अपना टारगेट पूरा करने की कोशिश करे, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए जो उनका टारगेट है उसको वो प्राप्त करने की कोशिश करे। एंड सब टारगेट बाय परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इन इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे लिखा 4 काइंड्स ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। 4 तरह के आपके
प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के सर्टिफिकेट मिलते हैं। एक मिलता है आपका एग्रीकल्चर में, ठीक है, फर्स्ट किस में मिलता है आपका एग्रीकल्चर में, दूसरा मिलता है आपका स्मॉल फर्म्स और आपके जो मार्जिनल फर्म्स होती हैं उनमें, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो आपका मिलता है माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो आपकी छोटी फैक्ट्रियां होती है उसमें, और एक होता है जर्नल। जर्नल आपका पब्लिक सेक्टर लैंडिंग होता है, काउंटिंग फॉर अचीवमेंट टूवर्ड्स और ऑल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, तो ये बेसिकली आपका जर्नल के अंतर्गत आता है। तो अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी इट इज अ प्रोसेस बाय विच इज प्रिपेयर्ड बाय आरबीआई। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है या कौन रेगुलेट करता है। तो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा भारत में मॉनेटरी पॉलिसी आपकी कंट्रोल की जाती है। तो पहली चीज आप ये याद रख लोगे, ठीक है। तो it is a process which is prepared by RBI to control the flow of money, or in other word मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी। तो मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पर आरबीआई क्या बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आपकी दो तरीके से काम करती है, या आरबीआई दो मेथड होते हैं आरबीआई के पास। पहला मेथड कहलाता है डायरेक्ट टूल। डायरेक्ट टूल, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का इनमें से कौन सा डायरेक्ट टूल नहीं है या डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, CRR। तो क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? इट इज अ अमाउंट दैट अ बैंक हैव टू कंटेन विद आरबीआई इन कैश। तो कैश रिजर्व रेशियो में ये है कि आप क्या करोगे, आपके पास जो पैसा आया उस पैसे का आप कुछ परसेंट आरबीआई के पास रिजर्व रख दोगे, किसमें? कैश में, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। इसमें क्या है? नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ऑन CRR, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। नो इंटरेस्ट इज पेड बाय आरबीआई ऑन CRR। तो आप CRR रख के आगे बैंक के पास और 1 साल हो गया और आप सोचो कि बैंक के पास जाओ और बोलो कि ना मुझे पैसे दो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो ये पॉइंट भी ना आपने याद रखने का है कि क्या CRR पर इंटरेस्ट मिलता है? तो CRR पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। इज मेंटेन्ड इन कैश फॉर्म ओनली, और ये सिर्फ कैश में ही मेंटेन्ड होगा, ठीक है। ये सिर्फ कैश में ही मेंटेन होगा, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, कब मेंटेन होता है ये? मेंटेन ऑन डेली बेसिस, ठीक है। ये डेली बेसिस पर मेंटेन होता है, यानी कि डेली आपका CRR कैलकुलेट होके पहुंच जाता है किसके पास? आरबीआई के पास। चलिए आप देखो, इसके लिए एक और टर्म यूज होता है, जो ये CRR यूज होता है इसके लिए, NDTL। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो नेट डिमांड होता है जो पैसे वाला किसी भी समय पर, ठीक है, किसी भी समय पर जब पैसे वाला आपसे मांगने आ सकता है, तो इसलिए क्या किया जाता है आपका वो कहलाता है नेट डिमांड। और एक होता है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी मतलब कि भाई FD वगैरह, जिसमें ना टाइम फिक्स होता है कि भाई सामने वाला इतने दिन के बाद क्या करने आएगा, इतने दिन के बाद सामने वाला पैसे लेने आएगा, वो कहलाता है आपका टाइम लायबिलिटी। तो ये जो CRR कितना बनेगा ये डिसाइड होता है उसकी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी के आधार पर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं NDTL। इसके अलावा एक होता है आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो डायरेक्ट मेथड का हमने दूसरा पढ़ रहे हैं, ये भी चीज याद रखना, इस चीज को नोट डाउन कर लेना, ऐसे एरो बनाना, ऊपर लिखना मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पर लिखना किसके द्वारा? मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट की जाती है आरबीआई के द्वारा, और
कितने मेथड? 2 मेथड। कौन से? डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट का एक हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट का हमने कौन सा पढ़ लिया? CRR, ठीक है। और इस तरफ लिखना इनडायरेक्ट, ठीक है, अपने नोट्स में इस चीज को जरूर बना लेना, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं इन डायरेक्ट के अंतर्गत, कौन सा? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। तो ये क्या होता है? द शेयर ऑफ NDTL, NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, दैट अ बैंक मस्ट मेंटेन विद इटसेल्फ इन कैश एंड लिक्विड एसेट्स। तो जो पैसा एक बैंक को अपने पास, ठीक है, रखना होता है, तो कुछ पैसा उसको क्या करना होता है? अपने पास रखना होता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? आपका SLR कहलाता है। और जो आपका CRR था वो सिर्फ कैश में रखा जाता था, लेकिन ये आप कैश में भी रखा जा सकता है, प्लस लिक्विड एसेट्स के रूप में भी रखा जा सकता है, ठीक है, लिक्विड एसेट्स के रूप में भी ये आपका रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, इट इज एप्लीकेबल ऑन द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी SLR रखना होता है, ताकि ये इसलिए रखा जाता है कि कोई बैंक दिवालिया ना हो। नेक्स्ट है आपका नो मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट। तो इसमें भी क्या होता है? ना कोई मैक्सिमम लिमिट होती और ना ही कोई मिनिमम लिमिट होती। नेक्स्ट है इट इज मेंटेन्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके तहत ये मेंटेन किया जाता है, ठीक है। सेक्शन 24 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा ये क्या किया जाता है? आपका रेगुलेट होता है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है कि ये किस एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता है, ठीक है, किस एक्ट के द्वारा। तो कौन सा है ये? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसका कौन सा सेक्शन? सेक्शन 24। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, चलिए। नेक्स्ट है आपका तीसरी चीज, ये भी आपका डायरेक्ट मेथड में ही आता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने वाला डायरेक्ट मेथड में ही आता है, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो होता क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के पास कुछ सिक्योरिटीज होती है, और गवर्नमेंट क्या करती है? अगर मान के चलो गवर्नमेंट को जरूरत है पैसे की, ठीक है, या मार्केट में क्या कर रखा है? मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आपका मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है तो क्या करेगी? वहां से क्या कर लेगी? वो सिक्योरिटीज को बेच देगी, सिक्योरिटीज को बेच देगी। तो जब सिक्योरिटीज को वो बेच देगी तो लोग खरीदेंगे। अब लोगों के पास पहुंच जाएगी सिक्योरिटी, जो क्या होती है? एक हार्ड करेंसी होती है, ठीक है, हार्ड करेंसी होती है, यानी कि वो आपकी जल्दी से क्या नहीं होती? जल्दी से यूज नहीं होती। मान के चलो कोई पेंटिंग थी, तो सरकार ने क्या किया? वो बेच दी। अब वो लोगों के पास पहुंच गई, तो लोग अब उसको क्या करेंगे? जल्दी से यूज नहीं करेंगे, जल्दी से मार्केट में नहीं बेचेंगे। तो जब मार्केट में फ्लो ज्यादा हो जाता है, मनी का फ्लो ज्यादा हो जाता है मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज को बेच देती है, ताकि लोगों के पास हार्ड करेंसी पहुंच जाए। और जब इससे उल्टी कंडीशन होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेती है, ताकि लोगों के पास कैश में पैसा ज्यादा चला जाए, तरल मुद्रा उनके पास चली जाए, ठीक है, क्या पहुंच जाए उनके पास? तरल मुद्रा उनके पास पहुंच जाए, ठीक है। तरल मुद्रा उनके पास अगर पहुंच जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के द्वारा इस तरीके से ये क्या करती है? RBI आपके मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का हमने तीसरा मेथड देखा। पहले कौन सा देखा था? CRR। दूसरा हमने क्या देखा था? SLR। अभी हमने तीसरा कौन सा देखा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चलिए आप पढ़ लेते हैं। तो इट इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा सकता है,
इट इज एक्नॉलेज द गवर्नमेंट्स डेब्ट ऑब्लिगेशंस, तो ये गवर्नमेंट की डेब्ट ऑब्लिगेशन से जुड़ा होता है। सच सिक्योरिटीज इन शॉर्ट टर्म कॉल्ड यूजुअली ट्रेजरी बिल, अगर ये छोटे समय के लिए होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। ट्रेजरी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन आया भी था यूपीएससी में। तो अगर ये छोटे समय के लिए होता है तो ये ट्रेजरी बिल कहलाता है, लेस देन 1 ईयर। और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटीज कहलाता है। तो अगर 1 साल से कम के लिए है तो ट्रेजरी बिल, और अगर आपका 1 साल से ज्यादा के लिए है तो गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है। 1 साल से कम के लिए ट्रेजरी बिल और 1 साल से ज्यादा के लिए आपका गवर्नमेंट बॉन्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू बोथ ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट बिल, while state government issue only bond or dated securities which are called the state development loan, ठीक है। तो एक और चीज आपको समझ में आई कि जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल वो 1 साल से कम के हैं, और ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ट्रेजरी बिल जारी किए जा सकते हैं। जबकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड आपके मोर देन 1 ईयर है, ठीक है। जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड कहलाते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड आपके सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो ही जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जारी कर सकती है। तो आगे क्या लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड आर कॉल्ड रिस्क फ्री एज इंस्ट्रूमेंट। इनको रिस्क फ्री एज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं क्योंकि इसमें खतरा नहीं होता है। इशू थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड बाय आरबीआई, तो ये बिकते कैसे हैं, तो एक इनकी ना नीलामी लगती है, और इसके लिए सरकार ने एक ना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी बना रखा है जिसको बोलते हैं ई कुबेर, ठीक है। ई कुबेर बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए ई कुबेर किससे जुड़ा हुआ है तो आपने याद रखना है, ठीक है। ई कुबेर किससे जुड़ा हुआ है, ई कुबेर जुड़ा हुआ है आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेचने खरीदने से। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई, और क्यों कौन रेगुलेट करता है इस ई कुबेर, किसका है, अगर क्वेश्चन है ई कुबेर किसका है तो ई कुबेर है आपके आरबीआई का। चलिए, मेंबर ऑफ ई कुबेर, तो ई कुबेर के मेंबर कौन होते हैं, तो सारे कॉमर्शियल बैंक ई कुबेर के मेंबर होते हैं। ऑल कॉमर्शियल बैंक आर द मेंबर ऑफ ई कुबेर। चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रेपो रेट। तो ये भी आपके डायरेक्ट में ही है। तो डायरेक्ट में अभी तक हमने कौन कौन सी देख ली, डायरेक्ट में अभी तक हमने सीआरआर देख ली, उसके बाद एसएलआर देख लिया, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देख ली, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देख ली, और अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम रेपो रेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज अ रेट एट विच बैंक टेक मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर अ पीरियड अप टू 90 डेज, जिस रेट पर एक बैंक पैसे उधार लेता है, किससे, आरबीआई से। वो रेट, जिस रेट पर एक बैंक उधार लेता है आरबीआई से फॉर अ पीरियड अप टू 90 डेज, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका रेपो रेट कहलाता है, ठीक है। और एक और चीज याद रखना, एसएलआर कभी भी, ठीक है, रेपो रेट से कम नहीं होगा। एसएलआर सिक्योरिटीज कैन नॉट यूज अंडर द रेपो रेट, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा आपका इसी तरीके का एक है वेज एंड मींस एडवांस स्कीम। तो वेज एंड मींस एडवांस स्कीम आपकी 1997 में लागू हुई थी। टेम्पररी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड आरबीआई टू गवर्नमेंट टू एनेबल इट टू मीट टेम्पररी मिसमैचमेंट। इस वर्ड को अच्छे से देख लेना, टेम्पररी मिसमैचमेंट यानी कि गवर्नमेंट के पास अभी इमरजेंसी है और उसको पैसा चाहिए, ठीक है, उसको पैसा चाहिए, तो उस टेम्पररी मिसमैचमेंट के लिए गवर्नमेंट लोन ले सकती है, किससे, आरबीआई से, ठीक है।
Government can avail of immediate cash from RBI if required, but it has written with 90 days. तो immediately उनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन 90 days के अंदर इसको वापस देना होगा. And interest is charged on existing repo rate. और इस पर इंटरेस्ट भी आपका लगेगा. और अगर ये 90 डेज तक भी अगर ये नहीं दे पाते, आफ्टर 90 डेज इट विल बी ट्रीटेड एज ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट. आफ्टर 90 डेज ये किस में चला जाएगा? ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट में चला जाएगा, जो 2% ज्यादा होती है किससे? रेपो रेट से. ठीक है, जो 2% ज्यादा होती है रेपो रेट से. ठीक है, तो ये थी आप हमारी आज की क्लास. तो आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ी ई कुबेर में, जो हम आज की क्लास के खास चीजें जो आपके एग्जाम में मिल जाती हैं अक्सर. तो CRR, SLR, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ई कुबेर, वेज एंड मींस एडवांस स्कीम, ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये हमारी आज की क्लास के फोकस पॉइंट थे. तो हमारे चैनल को अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स फीडबैक जरूर दें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ताकि इस क्लास से रिलेटेड जो भी कोई क्विज हो, जो भी आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हो, आप उसको अटेंड कर सकें. और हमारा जो मटेरियल है, PDF वगैरह है, वो चीजें आप तक पहुंच सके. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूं. फिर मिलेंगे कल की वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.